नमस्कार दोस्तों, द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास भारत के रणनीतिक परिदृश्य से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शासन, मतलब कई अलग-अलग पहलू इसमें शामिल है। जी हाँ, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, उन पर गहराई से बात करें। हाँ, समझें कि भारत किन दिशाओं में बढ़ रहा है, क्या चुनौतियां हैं और क्या नए अवसर दिख रहे हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ज्ञानवर्धक विश्लेषण नियमित रूप से चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। बिल्कुल। तो ये जो स्रोत हैं, ये उन लोगों के लिए खास तौर पे उपयोगी हो सकते हैं जो नीति निर्माण, गवर्नेंस या कह सकते हैं यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड है चीन की हरित हाइड्रोजन महत्वाकांक्षा पर। स्रोत का शीर्षक है चाइनाज ग्रीन हाइड्रोजन एम्बिशन डिकोडिंग द ग्लोबल रेस फॉर लो कॉस्ट इलेक्ट्रोलाइजर्स। जी। हरित हाइड्रोजन, ये आजकल काफी सुना जा रहा है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। ये है क्या असल में? देखिए, सरल शब्दों में ये वो हाइड्रोजन है जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर का इस्तेमाल करके पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़कर बनाया जाता है। अच्छा। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये उन सेक्टर्स को डीकार्बनाइज करने में मदद कर सकता है जहां बिजली सीधे इस्तेमाल करना मुश्किल है, जैसे स्टील, सीमेंट, भारी ट्रांसपोर्टेशन। और भारत का अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी है, जिसका लक्ष्य है भारत को एक ग्लोबल हब बनाना। और जैसा आपने कहा, ये ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। तो जीएस पेपर 3 ऊर्जा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2023 प्रीलिम्स में इस पर सवाल भी था। और इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइजर की भूमिका क्या है? स्रोत में एल्कलाइन यानी एईएल और पेम, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइजर की बात की गई है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइजर ही वो डिवाइस है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। अब इसमें दो मुख्य टेक्नोलॉजी हैं। एक है अल्कलाइन यानी एईएल, ये पुरानी, स्थापित और सस्ती तकनीक है। ठीक है। दूसरी है पीईएम यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये नई है, ज्यादा कुशल है, तेजी से काम करती है, खासकर जब रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई ऊपर नीचे होती है। लेकिन ये महंगी है। महंगी क्यों? क्योंकि इसमें प्लैटिनम ग्रुप की कीमती धातुएं इस्तेमाल होती हैं। अब जो दिलचस्प बात स्रोत बता रहा है वो ये है कि चीन एईएल तकनीक में महारत हासिल कर रहा है। अच्छा। और वो इसे बड़े पैमाने पर बनाकर बहुत सस्ते में बेच रहा है, मतलब करीब $300 प्रति किलोवाट, जबकि पश्चिमी देशों की पीईएम मशीनें $1000 प्रति किलोवाट या उससे भी ज्यादा की हैं। $300 बनाम $1000, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये कुछ वैसी ही बात लग रही है जैसे सोलर पैनल्स के साथ हुआ था। बिल्कुल। चीन ने पहले सोलर पीवी मॉड्यूल मार्केट पर कब्जा किया और अब लगता है इलेक्ट्रोलाइजर, खासकर एईएल वाले, उसमें भी वही कर रहा है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, कम लागत और पूरी सप्लाई चेन पर नियंत्रण। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या हम फिर से आयात पर निर्भर हो जाएंगे? यही सबसे बड़ी चिंता है जो स्रोत उठा रहा है। अगर भारत ने तेजी से अपनी घरेलू क्षमता नहीं बढ़ाई तो हरित हाइड्रोजन के लिए भी हम चीन पर निर्भर हो सकते हैं। ये न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के खिलाफ होगा, बल्कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शायद पेम या और भी जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही हैं उन पर फोकस करना होगा। इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए एक मजबूत पीएलआई स्कीम की जरूरत होगी और जो जरूरी कच्चे माल हैं जैसे निकल, इरिडियम, प्लैटिनम, उनकी सप्लाई सुरक्षित करनी होगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्ता का सवाल है। जीएस पेपर 3 का एक कोर थीम। ये वाकई गंभीर मुद्दा है। अच्छा, अब ऊर्जा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स पुश की बात करते हैं। दूसरा स्रोत है इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स पुश, ECMS ड्रॉ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर रिस्पॉन्स, पेविंग वे फॉर डीपनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ये ECMS क्या है? ECMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये मिथि यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सरकारी प्रोत्साहन योजना है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? मकसद है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पुर्जे होते हैं यानी कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स, उनका घरेलू उत्पादन बढ़ाना। मतलब सिर्फ फोन असेंबल करने से आगे बढ़कर वैल्यू चेन में गहराई तक जाना। यह भारत के 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकॉन इंडिया मिशन भी चल रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सेमीकॉन इंडिया मिशन एक बहुत बड़ा 76,000 करोड़ का कार्यक्रम है।
जिसका लक्ष्य भारत में पूरा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने का इकोसिस्टम खड़ा करना है। ECMS उसी बड़े मिशन का एक हिस्सा है। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत अहम है। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक में ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। शोध बता रहा है कि ECMS योजना को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ, जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 30 सितंबर तक 249 आवेदन आ चुके थे। निवेश का लक्ष्य 59,350 करोड़ रुपए है और अनुमान है कि अगले 6 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्पादन होगा। वाओ! और रोजगार? रोजगार का अनुमान 1,41,000 है, जो कि लक्ष्य 91,600 से कहीं ज्यादा है। सबसे ज्यादा दिलचस्पी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स और मल्टी लेयर PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने में दिखाई गई है। PCB तो लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। हाँ, ये बुनियादी चीज है। तो अब फोकस सिर्फ असेंबली पर नहीं, बल्कि इन बुनियादी कंपोनेंट्स को यहीं बनाने पर है। ये PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसा ही मॉडल है, जिस पर 2023 प्रीलिम्स में सवाल भी आया था। ये GS पेपर 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जुड़ा है। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री का विश्वास बढ़ा है, असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक बड़ा कदम। बिल्कुल, ये भारत के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। वैल्यू एडिशन होगा, FDI आएगा, रोजगार बढ़ेगा, आयात बिल कम होगा और सामरिक रूप से भी, क्योंकि हम दूसरों पर कम निर्भर होंगे। भू राजनीतिक रूप से भी भारत एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर उभर सकता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी। जाहिर है, आवेदनों को तेजी से मंजूरी देना, इंसेंटिव समय पर देना, स्किल्ड लोगों की जरूरत पूरी करना, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी सुविधाएं देना और R&D को इंडस्ट्री से जोड़ना, ये सब चुनौतियां हैं जिन पर काम करना होगा। ठीक है, अब तीसरे स्रोत पर आते हैं, जो मौसम और आपदा तैयारी से जुड़ा है। शीर्षक है बियॉन्ड नॉर्मल रेनफॉल, रीपोजिशनिंग IMD फोरकास्ट्स टू ड्राइव प्रोएक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। जी, इसमें क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने का जिक्र है। ये क्या होता है? देखिए, IMD की परिभाषा के हिसाब से क्लाउड बर्स्ट का मतलब है किसी छोटे इलाके, करीब 20-30 वर्ग किलोमीटर में अचानक बहुत भारी बारिश होना, लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। इतना ज्यादा? हाँ, ये खासकर पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का एक बड़ा कारण बनता है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि मीडिया और आम लोग अक्सर किसी भी तेज बारिश को क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं, जो ठीक नहीं है। ये एक भूभौतिकीय घटना है, GSI का टॉपिक। और IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग की भूमिका इसमें क्या है? स्रोत कह रहा है कि उनके पूर्वानुमानों को रीपोजिशनिंग करने की जरूरत है। हाँ, IMD मौसम का पूर्वानुमान, भूकंप की जानकारी, क्लाइमेट रिसर्च वगैरह करता है। आपदा प्रबंधन में इनकी भूमिका बहुत अहम है, चक्रवात, लू, भारी बारिश की चेतावनी देना। लेकिन स्रोत का तर्क है कि IMD अक्सर पूरे सीजन की औसत बारिश, जिसे LPA या लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं, पर ज्यादा फोकस करता है। मतलब मॉनसून नॉर्मल रहा या नहीं? हाँ, लेकिन नॉर्मल मॉनसून का मतलब ये नहीं कि कहीं बाढ़ नहीं आएगी या सूखा नहीं पड़ेगा। हो सकता है कुल बारिश औसत हो, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, जिससे तबाही मचे, जैसे पिछले साल पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु में हुआ। मॉनसून तकनीकी रूप से सफल था, लेकिन स्थानीय आपदाएं तो आईं। तो स्रोत कह रहा है कि सिर्फ LPA बताने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, फोकस औसत से हटाकर बारिश की तीव्रता, उसके वितरण और स्थानीय प्रभावों पर होना चाहिए। पूर्वानुमानों की फ्रेमिंग ऐसी हो कि वो लोगों और प्रशासन को खास हाई इम्पैक्ट घटनाओं के लिए तैयार करें, न कि सिर्फ ये बताए कि मॉनसून औसत रहा। ये आपदा प्रबंधन GS3 और गवर्नेंस GS2 दोनों से जुड़ा है। तो आगे क्या रास्ता सुझाया गया है? संचार रणनीति बदलनी होगी, LPA पर कमजोर, स्थानीय चेतावनियों पर ज्यादा। साथ ही बुनियादी ढांचे को सुधारना होगा, नदियों से गाद निकालना, तटबंध मजबूत करना, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए तैयारी का ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए और नई तकनीक जैसे GIS AI का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। सही है। चलिए अब चौथे खंड पर आते हैं, जो भारतीय सेना के परिवर्तन से संबंधित है। शीर्षक है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज मिलिट्री, द इम्पेरेटिव फॉर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स एंड मॉडर्न वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस। थिएटर कमांड की बात फिर से। जी, ये बहुत अहम मुद्दा है। थिएटर कमांड का मतलब है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना की सारी ताकतें एक ही कमांडर के अधीन हों। क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? लक्ष्य है बेहतर तालमेल, संसाधनों का सही इस्तेमाल और तेजी से फैसले लेना, खासकर जब हम दो मोर्चों पर चुनौतियों, चीन और पाकिस्तान को देखते हैं और युद्ध का तरीका बदल रहा है।
युद्ध का बदलता तरीका, मतलब हाइब्रिड वॉरफेयर। हाँ, बिल्कुल। जिसमें पारंपरिक युद्ध के साथ साथ साइबर हमले, सूचना युद्ध, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी सैटेलाइट हथियार, यहाँ तक कि लोगों की सोच को प्रभावित करना, कॉग्निटिव डोमेन ऑपरेशंस भी शामिल हैं। ऐसे माहौल में तीनों सेनाओं का अलग-अलग काम करना काफी नहीं है। तो जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन की जरूरत है। हाँ, एकजुटता और एकीकरण, सीडीएस का पद बनाना, डीएमए का गठन, ये सब इसी दिशा में कदम थे। अब थिएटर कमांड अगला बड़ा कदम है। ये रक्षा सुधार जीएस पेपर 3 सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ये आसान है तीनों सेनाओं को एक साथ लाना? चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है तीनों सेनाओं की अपनी अपनी संस्कृति और काम करने के तरीकों में तालमेल बिठाना। संसाधनों का बंटवारा, कमांड स्ट्रक्चर, वरिष्ठता क्रम, इन सब पर सहमति बनाना आसान नहीं। इसीलिए स्रोत कहता है कि इसे चरणों में लागू करना होगा। त्रिसेवा शिक्षा और ट्रेनिंग पर जोर देना होगा ताकि भविष्य के कमांडर तकनीक प्रेमी भी हों और जॉइंट ऑपरेशंस के लिए तैयार भी। और स्वदेशीकरण यानी आत्मनिर्भरता की भी बात है इसमें। हाँ, बहुत अहम है। खासकर एआई, एमएल, ड्रोन, C4SIR जैसी नई तकनीकों में हमें अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट करना होगा। डीआरडीओ, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, सबको मिलकर काम करना होगा। चलिए अब 5वें खंड पर चलते हैं। ये तमिलनाडु के स्टार्टअप मॉडल के बारे में है। तमिलनाडु STI हब मॉडल, लेवरेजिंग स्टेट पॉलिसी फॉर इंक्लूसिव एंड रूरल फोकस्ड स्टार्टअप ग्रोथ। तमिलनाडु स्टार्टअप रैंकिंग में अच्छा कर रहा है। जी हाँ, डीपीआईटी जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग करता है, उसमें तमिलनाडु अब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में आ गया है। पिछले 4 सालों में वहां रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 5 गुना बढ़ी है, 7,000 से ज्यादा हो गई है और उनका कुल वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा है। वाह, ये कैसे हुआ? उनकी रणनीति क्या है? स्रोत बताता है कि उनकी 3 स्तंभों वाली रणनीति है। पहला, फंडिंग। उन्होंने टैनसीड नाम का एक सीड ग्रांट फंड बनाया है। टैनसीड? हाँ, तमिलनाडु स्टार्टअप सीड ग्रांट फंड। ये शुरुआती चरण में स्टार्टअप्स को पैसा देता है, खासकर डीप टेक, ग्रामीण या सामाजिक प्रभाव वाले स्टार्टअप्स को। हर स्टार्टअप को करीब 10 लाख रुपए तक मिलते हैं और अब तक 283 को मदद मिल चुकी है। इसके अलावा एक टेक स्टैक फंड और SC/ST स्टार्टअप्स के लिए अलग फंड भी है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है डीप टेक और इनोवेशन पर फोकस, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी बड़ी वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग खोज पर आधारित हो, जैसे AI/ML, एरोस्पेस, रोबोटिक्स। और तीसरा स्तंभ है समावेशी विकास, यानी सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों और गांवों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देना। महिला उद्यमियों पर खास ध्यान दिया गया है। ओह, ये दिलचस्प है, ग्रामीण उद्यमिता पर फोकस। हाँ, और आंकड़े भी बताते हैं कि उनके 30% से ज्यादा स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं और 100 गांवों को सीधे मदद दी गई है। ये समावेशी विकास GS3 और राज्य स्तरीय नीतियों GS2 का एक अच्छा उदाहरण है। तो तमिलनाडु का मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी एक सीख हो सकता है। बिल्कुल। फंडिंग, डीप टेक और समावेश, ये तीनों मिलकर एक अच्छा इकोसिस्टम बना रहे हैं। आगे चुनौती होगी इन टियर 2-3 हब्स को और मजबूत करने की, फंडिंग फ्लो बनाए रखने की और नौकरशाही की बाधाओं को कम करने की। ठीक है, अब छठे खंड पर आते हैं जो पत्रकारिता की विश्वसनीयता से जुड़ा है। इरोडिंग क्रेडिबिलिटी, द चैलेंज टू जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी इन द एज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड स्टेट इन्फ्लुएंस। ये क्या कह रहा है? ये स्रोत चिंता जता रहा है कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता, उसका जो चौथा स्तंभ वाला दर्जा है, वो खतरे में है। किन वजहों से? कई कारण बताए गए हैं। पहला, स्रोतों पर हमला, विसल ब्लोअर या जो लोग अंदर की जानकारी देते हैं उन पर कानूनी दबाव बढ़ रहा है जिससे वो डरते हैं। स्रोतों की सुरक्षा, सोर्स प्रोटेक्शन कमजोर हो रही है जो खोजी पत्रकारिता के लिए जरूरी है। ये विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम GS2 शासन से जुड़ा मुद्दा है। और दूसरा कारण? दूसरा है पारदर्शिता की कमी, जैसे कर्नाटक वोटर लिस्ट मामले का उदाहरण दिया गया है। तीसरा कारण है लाभ खोज पूंजीवाद। मीडिया मालिक मुनाफे को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे सनसनीखेज खबरों, सर्कुलेशन और सरकारी विज्ञापनों पर जोर बढ़ रहा है। गुणवत्ता पीछे छूट रही है और एडवर्टोरियल यानी पेड न्यूज का चलन बढ़ रहा है। ये मीडिया एथिक्स GS4 का सवाल है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका? हाँ, चौथा कारण वही है। डिजिटल और सोशल मीडिया के आने से खबरें बहुत ज्यादा बट गई हैं।
फ्रैगमेंटेशन। साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने या किसी ज़रूरी खबर के खिलाफ काउंटर प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी हो रहा है। सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का खतरा बढ़ गया है। GS3 सुरक्षा, GS2 शासन। तो क्या पत्रकारिता अपनी भूमिका निभाने में नाकाम हो रही है? स्रोत तो यही इशारा कर रहा है कि जो मूल काम है, सत्ता से सच सवाल पूछना, वो मुश्किल होता जा रहा है। इससे जनता का भरोसा कम हो रहा है, मीडिया पक्षपाती हो रहा है और शासन में पारदर्शिता घट रही है। तो इसका समाधान क्या है? स्रोत कुछ रास्ते सुझाता है, जैसे पब्लिक सर्विस मीडिया जैसे BBC NPR मॉडल को मजबूत करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना, नैतिक संहिता जैसे प्रेस काउंसिल कोड को सख्ती से लागू करना और सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल को बढ़ावा देना, ताकि विज्ञापनों पर निर्भरता कम हो। ये गंभीर चिंताएं हैं। चलिए अब 7वें खंड की ओर बढ़ते हैं। ये फिर से चुनावी अखंडता से जुड़ा है, लेकिन इस बार बिहार के संदर्भ में। इलेक्टोरल इंटेग्रिटी अंडर स्क्रूटनी, डिक्रिप्टिंग द SIR एक्सरसाइज एंड वोटर इंक्लूजन चैलेंजेस इन बिहार। हमने SIR की बात पहले की थी। जी हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में इसके तहत करीब 65 लाख नाम हटाए गए थे। तो इस स्रोत में क्या नया है? ये स्रोत प्रक्रिया की अपारदर्शिता, ओपैकनेस और उसके संभावित प्रभावों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। ये कहता है कि जब तक अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक नाम हटाने के लिए ना तो कोई सार्वजनिक सूचना दी गई, ना व्यक्तिगत कारण बताए गए। यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसा ही आरोप है। और चिंता ये भी है कि इसका असर ज्यादातर गरीब, अशिक्षित, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर पड़ा, जिनके पास दस्तावेजों की कमी हो सकती है या जो प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। इससे उनके मताधिकार से वंचित होने का खतरा बढ़ गया। ये चुनावी सुधार GS2 का अहम पहलू है। स्रोत ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल के बीच विसंगति की भी बात करता है। हाँ, ड्राफ्ट रोल जो सार्वजनिक जांच के लिए जारी होता है और फाइनल रोल जिस पर वोटिंग होती है, के बीच भी लाखों नामों का फर्क पाया गया, जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया ECI की भूमिका और कार्यप्रणाली GS2 पर सवाल खड़े करती हैं। तो यहाँ भी वही संतुलन वाली बात है, शुद्धता बनाम समावेश। बिल्कुल। और स्रोत सुझाव देता है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, नोटिस दिया जाए, कई तरह के दस्तावेज स्वीकार हों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रोपा और मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाए। समुदाय आधारित सत्यापन जैसे BLOs और नागरिक समाज समूहों को शामिल करना भी मददगार हो सकता है। ठीक है, अब 8वें खंड पर आते हैं, जो डिजिटल धोखाधड़ी से मुकाबले पर है। कॉम्बैटिंग डिजिटल फ्रॉड, लेवरेजिंग AI, ब्लॉकचेन एंड साइबर पुलिस इंटीग्रेशन फॉर अ सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल फ्रॉड तो आजकल बहुत बढ़ गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था UPI, ATM वगैरह तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी भी बढ़ी है। खासकर ये लोग बुजुर्गों, गांव के लोगों या जो डिजिटल रूप से कम साक्षर हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। कैसे? सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। हाँ बिल्कुल। सोशल इंजीनियरिंग यानी मनोवैज्ञानिक रूप से बहला फुसलाकर जानकारी निकलवाना या कोई गलत काम करवाना, जैसे फिशिंग, नकली ईमेल, SMS, विशिंग, फोन कॉल, OTP पूछ लेना, UPI फ्रॉड। स्रोत बताता है कि एक साल में डिजिटल फ्रॉड के मामले 21 गुना बढ़ गए। राशि 921 करोड़ से बढ़कर 19,621 करोड़ हो गई। इतना ज्यादा? तो इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? AI और ब्लॉकचेन का जिक्र है। हाँ, एक तरीका है AML का इस्तेमाल करके हर ग्राहक का पर्सनल ट्रांजैक्शन प्रोफाइल PTP बनाना। मतलब ग्राहक आमतौर पर कब, कहाँ, कितने का लेन देन करता है, इसका एक पैटर्न बनाना। अच्छा, अगर उस पैटर्न से कुछ अलग होता है तो सिस्टम अलर्ट भेज सकता है या ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर सकता है। ये बैंकिंग में AI/ML का एक एप्लीकेशन है, GS3 SNT। और ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ग्राहक के डेटा को सुरक्षित रखने, छेड़छाड़ रोधी बनाने और लेन देन का ऑडिट ट्रेल रखने के लिए किया जा सकता है। इससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। इस पर 2020 प्रीलिम्स में सवाल भी था, GS3। और साइबर पुलिस इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि पुलिस, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, TSPs और रेगुलेटर जैसे RBI, METU, UIDAI मिलकर काम करें, रियल टाइम में डेटा शेयर करें ताकि धोखाधड़ी होते ही उसे रोका जा सके। जैसे फर्जी बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज करना, धोखाधड़ी वाले सिम या IP एड्रेस को ब्लॉक करना। मतलब सिर्फ घटना के बाद जांच करने के बजाय उसे होने से रोकना। ये साइबर सुरक्षा और लॉ एनफोर्समेंट, GS3 सुरक्षा, GS2 शासन का हिस्सा है। तो तकनीक और आपसी तालमेल दोनों जरूरी हैं। हाँ, और साथ में ग्राहक जागरूकता भी। RBI, METE, UIDAI सबको मिलकर एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाना होगा।
ठीक है, 9वें खंड पर आते हैं जो घरेलू निवेश में उछाल के बारे में है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट सर्ज, इंडियन प्राइवेट सेक्टर प्रोपेल्स प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स टू 15-year हाई। ये हमने पहले भी थोड़ा छुआ था। जी, ये CMIA डेटा पर आधारित है और बताता है कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा नई परियोजनाओं की घोषणाएं 15 साल के उच्चतम स्तर 9.95 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पिछले साल से 37.5% ज्यादा। यानी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, निवेश चक्र मुख्य रूप से घरेलू निजी क्षेत्र ही चला रहा है, लगभग 94% हिस्सा। ये पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन और निवेश मॉडल GS3 अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि सरकारी और विदेशी निवेश घटा है। हाँ, वही विरोधाभास है। सरकारी परियोजना घोषणाएं 5 साल के निचले स्तर पर हैं, 51.5 लाख करोड़, 71% गिरावट। और विदेशी परियोजना घोषणाएं FPI, जो FDI का एक संकेत होती हैं, वो भी 5 साल के निचले स्तर पर हैं, 0.6 लाख करोड़, 28% गिरावट। तो ये के आकार की रिकवरी वाली बात है, एक हिस्सा ऊपर बाकी नीचे। इसका क्या असर हो सकता है? चिंता यह है कि अगर सरकारी पूंजीगत व्यय कैपेक्स कम रहता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये समग्र आर्थिक गति को धीमा कर सकता है। लंबे समय से निजी निवेश के उठने का इंतजार था, जो अब दिख रहा है, लेकिन अकेले इसके भरोसे रहना मुश्किल है। विदेशी निवेश क्यों घट रहा है, इसके कारणों वैश्विक मंदी, निवेशकों की हिचकिचाहट को समझना भी जरूरी है। तो आगे का रास्ता क्या है? सरकार को अपने कैपेक्स में तेजी लानी होगी, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए लक्षित प्रयास करने होंगे। मंजूरी प्रक्रिया जैसे सिंगल विंडो को और सरल बनाना होगा, और जो घोषणाएं हुई हैं उनका जमीन पर उतरना यानी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। चलिए अब 10वें खंड पर आते हैं। ये विकेंद्रीकरण से जुड़ा है, खासकर ओडिशा के संदर्भ में। डिसेंट्रलाइजेशन डिलेमा, ओडिशा's न्यू पंचायत रूल्स स्पार्क डिबेट ऑन ब्यूरोक्रेटिक वर्सेस इलेक्टेड अथॉरिटी। जी, ये 73वें संशोधन और पंचायती राज संस्थाओं PRIs से जुड़ा मुद्दा है। GS सेकंड। ओडिशा में क्या हुआ है? उड़ीसा सरकार ने पंचायत समिति लेखा प्रक्रिया नियमों में 2025 के लिए कुछ संशोधन किए हैं। इन नए नियमों से अधिकारियों जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO और चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CDO की वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति काफी बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई गई है? जैसे BDO अब 24 लाख रुपए तक की प्रशासनिक मंजूरी दे सकते हैं। पहले ये सीमा 15 लाख रुपए थी। CDO के लिए ये सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1.50 करोड़ कर दी गई है। बड़े प्रोजेक्ट्स पर तकनीकी मंजूरी के लिए इंजीनियरों को भी ज्यादा शक्ति दी गई है। तो इसमें विवाद क्या है? सरकार का तर्क होगा कि इससे काम तेजी से होगा। हाँ, सरकार का यही कहना है कि बिल प्रोसेसिंग तेज होगी, मंजूरी समय पर मिलेगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये नियम चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे पंचायत समिति अध्यक्ष के अधिकारों को कम करते हैं। मतलब नौकरशाही का दबदबा बढ़ रहा है। हाँ, यही चिंता है। इसे नौकरशाही अतिक्रमण, ब्यूरोक्रेटिक एंक्रोचमेंट कहा जा रहा है। आरोप है कि इससे पैसों के फ्लो पर अधिकारियों का नियंत्रण बढ़ेगा, जो 73वें संशोधन की मूल भावना के खिलाफ है, जिसका मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण था। इससे ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही भी कमजोर हो सकती है। ये राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच संबंधों GS2 शासन का क्लासिक मुद्दा है। तो ये एक तरह से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ही सवाल है। हाँ, ये बहस है कि क्या कुशलता बढ़ाने के नाम पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को कम किया जा रहा है। 73वां संशोधन शक्ति नीचे तक ले जाने के लिए था, लेकिन राज्य सरकारें अक्सर नियंत्रण बनाए रखना चाहती हैं। तो संतुलन कैसे बने? जरूरत है कि चुने हुए प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर काम करें। ग्राम सभा को मजबूत किया जाए, चुने हुए सदस्यों की क्षमता बढ़ाई जाए और स्वतंत्र ऑडिट जैसे सोशल ऑडिट की व्यवस्था हो। ठीक है, अब 11वें खंड पर आते हैं। ये फिर से पर्यावरण से जुड़ा है। ई-कचरा, द डिजिटल डंप, e-waste hazards and the invisible cost of convenience for India's informal recycling sector। हमने ई-कचरे की बात की थी, इसमें और क्या है? ये स्रोत अनौपचारिक रिसाइकलिंग क्षेत्र, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों पर ज्यादा गहराई से बात करता है। जैसा हमने पहले कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है और इसका 95% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र संभालता है। और उनके तरीके खतरनाक है। बहुत खतरनाक। बिना सुरक्षा उपकरणों के एसिड लीचिंग, खुले में जलाना, इससे निकलने वाली सीसा, पारा, कैडमियम जैसे पदार्थ न सिर्फ जमीन और पानी को जहरीला बनाते हैं, बल्कि इन कामगारों के स्वास्थ्य पर भयानक असर डालते हैं। स्रोत खास तौर पर न्यूरोटॉक्सिसिटी का जिक्र करता है, यानी तंत्रिका तंत्र को होने वाला नुकसान, जिससे दिमाग, सोचने समझने की शक्ति पर स्थायी असर पड़ सकता है। इसके अलावा कैंसर का खतरा, त्वचा रोग, सांस की बीमारियां, ये सब आम है।
ये पर्यावरण प्रदूषण GS3 और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां GS1 समाज, GS3 पर्यावरण दोनों हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR नियम 2022 हैं तो जो उत्पादकों को जिम्मेदार बनाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में बड़ी कमियां हैं। ज्यादातर कचरा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में ही जा रहा है। तो समाधान वही है, अनौपचारिक क्षेत्र को मुख्य धारा में लाना। हाँ, उन्हें औपचारिक बनाना, ट्रेनिंग देना, सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य बीमा देना। साथ ही EPR नियमों को सख्ती से लागू करना। इसके लिए CCPB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका अहम है। लोगों में जागरूकता बढ़ाना और ऐसी नई तकनीकें विकसित करना जो सुरक्षित भी हों और कुशल भी हों। ये वाकई एक अदृश्य संकट है। चलिए अब आखिरी 12वीं खंड पर आते हैं। ये बिहार के सीमांचल क्षेत्र के बारे में है। द सीमांचल पैराडॉक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑब्स्क्योर्स द पर्सिस्टेंट क्राइसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड्स। सीमांचल ये कौन सा इलाका है? सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से लगता है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जिले इसमें आते हैं। ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? यो भी समस्या है, विकास की कमी, गरीबी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और हर साल आने वाली बाढ़। लेकिन स्रोत कहता है कि यहाँ की राजनीति अक्सर पहचान, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, धर्म और जाति के समीकरणों जैसे MY यानी मुस्लिम यादव गठबंधन के इर्द गिर्द घूमती है और विकास के जो असल मुद्दे हैं, रोजगार, खेती, बाढ़ नियंत्रण, वो पीछे छूट जाते हैं। मतलब पहचान की राजनीति विकास के मुद्दों पर हावी है। हाँ, यही सीमांचल पैराडॉक्स है। स्रोत RLE यानी मतदाता सूची को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया का भी जिक्र करता है, जिसके तहत किशनगंज जैसे इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, कहीं-कहीं 44% तक। इससे राजनीतिक तनाव और बढ़ा, खासकर गरीब युवा और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच, जिन्हें लगा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये चुनावी अखंडता और समावेश GS2 का मुद्दा फिर से सामने आता है। और आर्थिक हालात कैसे हैं? बहुत खराब। ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी पर जीते हैं या उन्हें काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, मौसमी प्रवास। खेती भी ज्यादातर पारंपरिक है, सिंचाई की कमी है और बाढ़ से हर साल नुकसान होता है। इलाके में औद्योगिक विकास लगभग न के बराबर है। ये गरीबी, क्षेत्रीय असमानता और विकास के मुद्दे GSI समाज, GSI सामाजिक न्याय है। तो राजनेता इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं देते? स्रोत का तर्क कहता है कि वो पहचान की राजनीति में उलझे रहते हैं क्योंकि शायद उससे वोट मिलना आसान लगता है। आर्थिक बदहाली और बाढ़ प्रबंधन जैसे बुनियादी मुद्दों पर शायद ही कोई ठोस काम होता है। तो आगे का रास्ता क्या है? स्रोत सुझाता है कि बाढ़ प्रबंधन के लिए एक मिशन मोड में लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। रोजगार के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा और कौशल विकास पर खास ध्यान देना होगा और जो RLI जैसी प्रक्रियाएं हैं उन्हें पारदर्शी बनाना होगा, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों और नागरिक समाज को शामिल किया जाए। विकास को राजनीति के केंद्र में लाना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के विश्लेषण का विस्तृत सारांश। हमने